नमस्कार। काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं आपके बीच में फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ, किस्सा गोई का एक अंक लेके। अपने अंतिम यानी 250वें पार्ट में मैंने अपनी ज़िंदगी की दो इम्पॉर्टेंट घटनाओं का जिक्र किया था जो आगे आने वाली थी और जिसकी वजह से मैंने थोड़े दिनों के लिए आपसे छुट्टी ली थी। वो दोनों ही काम, एक मेरी पुत्री का विवाह और दूसरा 30 जून को जो मेरा रिटायरमेंट था, ये दोनों ही कार्य सकुशल संपन्न हो गए। लंबी सेवा के बाद, लगभग 34 वर्ष की सेवा के बाद मैं सेवा निवृत्त हुआ, अपनी अधिवर्षता आयु पूरी की और विभाग से मुक्त हो गया। इस बीच में बहुत से लोगों ने अनुरोध किया, बहुत से लोगों ने तमाम बार रिक्वेस्ट की कि किस्सा गोई को शुरू रखा जाए, किस्सा गोई को चलाते रहा जाए। हमारे मित्रगण जो हमें लगातार देख रहे थे, उनके बहुत सेंटिमेंटल कमेंट्स भी अंतिम अंक के बाद मिले थे। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मैं किस्सा गोई पुनः शुरू करूँगा। थोड़ा कम समझ में आ रहा था इनको कहाँ से शुरू करूँ, तो अभी फ़िलहाल कुछ घटनाएं जो अपनी पुलिस यात्रा में जो मुख्य घटनाएं थीं उनका मैंने जिक्र किया, लेकिन कुछ घटनाएं रह गई थीं जिनका मैं अगले कुछ अंकों में जिक्र करूँगा। उसके बाद फिर उसको नए सिरे से ऑर्गेनाइज़ करूँगा, लेकिन किस्सा गोई बंद नहीं होगी। इसी सिलसिले में मैं एक शख्स का और धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो हैं शम्स ताहिर ख़ान। शम्स भाई मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। मेरे एसटीएफ के दिनों में जब वो आज तक में क्राइम की रिपोर्टिंग करते थे। बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं, क्राइम की अच्छी समझ भी है। उन्होंने अपने एपिसोड जो वो क्राइम तक पर करते हैं, एपिसोड 815 में ये कहा कि आप लोग किस्सा गोई सुनिए, और तमाम बातें मेरे बारे में भी कहीं। मैं हृदय से उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने फॉलोअर से, अपने जानने वालों से, और यहाँ तक कहा कि जिनका भी क्राइम में इंटरेस्ट है वो किस्सा गोई ज़रूर सुने। फिर से एक बार धन्यवाद शम्स भाई आपका। आपने जो इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, जो इसके लिए अपने लोगों से कहा है, वो मैं भूलूंगा नहीं। आज एक घटना और बरेली की ही, जब मैं डीआईजी रेंज हुआ करता था। बात 30 अक्टूबर 2020 की है। बरेली में एक थाना है विसारतगंज। बहुत दूर का थाना है, देहात का थाना है, एकांत में बसा हुआ है। वहाँ रात में करीब 11:15 बजे डायल 100 से एक सूचना इंस्पेक्टर के मोबाइल पर आई कि रेलवे फाटक गैनी के पास झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना जो डायल 100 या जिसको 112 कहते हैं उसके माध्यम से आती है, उसमें सूचनाकर्ता का मोबाइल नंबर भी दिया होता है। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन, राजेश कुमार सिंह उस समय इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फ़ौरन उस दिए हुए नंबर पर सूचनाकर्ता से बात की। सूचनाकर्ता ने अपना नाम बताया कि वो महेंद्र सन ऑफ केदार, निवासी अखा, थाना विसारतगंज का है और उसने ये लाश देखी है, इसलिए उसने सूचना की है। इंस्पेक्टर ने लाश की एग्जैक्ट लोकेशन उससे पता की और फिर अपनी पूरी फोर्स के साथ, जाहिर है रात के 11:15 बज रहे थे, 1-1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। स्टैंडर्ड एसओपी जो है, किसी इस तरह की अज्ञात और महिला की बॉडी के मिलने पर जो एसओपी है कि तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना दी जाए।
जैसे डिप्टी एसपी इंचार्ज उस थाने के जो हैं, यानी जिनको सीओ कहते हैं, सीओ को, एसपी ग्रामीण बरेली को, एसएसपी को, मुझे और एडीजी जो हेडक्वार्टर में बरेली में हैं उनको ये सूचना वायरलेस के जरिए भेजी गई। घटनास्थल पर काफ़ी देर में लोग पहुँचे, रात का टाइम था फोर्स को इकट्ठा करने में। वैसे रात या दिन की बात नहीं है, विशारदगंज थाने के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँगा। इसको भुतहा थाना कहते हैं। मैंने भी लगभग 2.5 वर्ष के अपने कार्यकाल में बरेली में ये महसूस किया कि जो लोग कहते हैं उसमें कुछ न कुछ बात ज़रूर है, कि जो भी एसओ थाना कैंपस में जाएगा, रहेगा या काम करेगा, उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। और इस कार्यकाल में भी 3 इंस्पेक्टर्स के साथ इस तरह की घटना हुई। 2 की मौत हो गई और 1 सस्पेंड हो गया। तो ये किंवदंतियाँ हैं, वहाँ चलती रहती हैं, और इसी वजह से थाना कैंपस में बने बैरक्स में सिपाही और सब इंस्पेक्टर नहीं रहते। बहुत छोटा कस्बा है, बहुत ही छोटा कस्बा है। वहाँ लोगों के प्राइवेट मकान में किराए पर लोग रहते हैं। तो सबको सूचना देके उनकी जगहों से इकट्ठा करके और फिर वहाँ से मौके पर लोग गए। डॉग स्क्वाड के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए, सर्विलांस सेल के लिए, फॉरेंसिक टीम के लिए, इन सब के लिए सूचना कर दी गई। वो स्टैंडर्ड एसओपी है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि सबको सूचना कर दी जाती है, क्योंकि सबका काम पड़ेगा जब ये अज्ञात महिला का शव है। और इसी सूचना पर इंस्पेक्टर ने फ़ौरन थाने पर क्राइम नंबर 208/20 पर धारा 302 और 201 आईपीसी में एफआईआर अंकित कर ली, यानी हत्या और साक्ष्य छिपाने के अपराध की धाराओं में एक अज्ञात लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा लिख लिया गया। घटनास्थल चूँकि बहुत दूर सुदूर था, अंधेरा था, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ी स्केलेटन फोर्स, यानी कुछ महिला और कुछ पुरुष सिपाहियों को वहाँ छोड़कर कि लाश के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, क्योंकि रात के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो जंगली जानवर की होती है। जंगली जानवर लाश के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो सवेरे देखने वाले ये कहते हैं कि साहब किसी ने ये इसमें से किडनी निकाल ली, कोई कहता है कि साहब इसमें से दूसरा अंग निकाल लिया, या जो लोग जो अपराधी थे उन्होंने इसको सबूत मिटाने के लिए इसको छिन्न भिन्न कर दिया। इस पर्पस से भी वहाँ पर सिपाही और स्केलेटन फोर्स छोड़ दी गई। ये वाक़या 30 अक्टूबर का रात की 12 बजे पहले का था। 31 को सवेरे सवेरे इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंच गए। सूचना चूंकि सीओ आमला को, एसपी रूरल को, फील्ड यूनिट को, डॉग स्क्वाड को, क्राइम ब्रांच को और सर्विलांस सबको दी गई थी, इसलिए सारे ही लोग वहां पहुंच गए। दिन में काफ़ी देर तक बॉडी को खुला रखा गया कि आसपास के लोग जिन जिन गांवों में जहां जहां सूचना होती थी आके पहचानने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने इसलिए पंचायतनामा तुरंत नहीं किया कि हो सकता है आसपास की ही कोई महिला हो तो इसकी पहचान हो जाएगी, वरना पंचायतनामा करके सील बंद करके बॉडी भेज देंगे। फिर किसी को इतनी न तो फिक्र होती है न फुर्सत है कि इतनी दूर से वो वहाँ चीड़घर में यानी पोस्टमार्टम हाउस में जाकर उसको पहचानने की कोशिश करे। दोपहर बाद तक जब कोई नहीं पहचान पाया उस डेड बॉडी को, तो महिला सब इंस्पेक्टर से उसका पंचायतनामा भरा गया, बॉडी सील की गई। वहाँ से चीड़घर यानी पोस्टमार्टम हाउस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास होता है, वहाँ के लिए भेज दी गई। बॉडी वहाँ पहुँच गई और उसी दिन शाम को दिन ढलने से पहले पोस्टमार्टम भी संपन्न हो गया। चूँकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी तो नियमानुसार उसे 72 घंटे मॉर्चरी में यानी चीड़घर में रखा जाना होता है कि 72 घंटे बाद भी अगर कोई शिनाख्त करने वाला या उस लाश का कोई वारिस नहीं मिलेगा तो उस शव को विधि अनुसार, विधि विधान से, वो जिस भी जाति धर्म का शिनाख्त के हिसाब से अगर होता है, शरीर पर पहने कपड़ों से, कोई लोग उस पर तमाम निशान चिन्ह से, उसी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार पुलिस करा देती है।
2 दिन बीत गए, स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी खबर छपी। इंस्पेक्टर ने अपने प्रयास से फोटोग्राफ भी इसकी अखबारों में छपवा दी, लेकिन कोई व्यक्ति 2 दिन तक नहीं आया। तीसरे दिन मृतका का एक रिश्तेदार, जिसे कुछ डाउट हो रहा था, वो चीड़घर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने लाश को देखने की ज़रूरत के बारे में वहाँ जो लोग केयरटेकर होते हैं उनसे बात की, और उसने फ़ौरन देख के पहचान लिया कि ये कंचन है। तो मृतका का नाम कंचन मिश्रा, डॉटर ऑफ विजय कुमार मिश्रा, और पति का नाम, शादीशुदा है, पति का नाम सुनील शंखधर बताया। मृतका के ससुराल ग्रीन वैली, थाना सुभाष नगर, बरेली में होना बताया गया। सूचना जैसे ही थाने को मिली, थाने को बताया गया कि साहब इन्होंने पहचान लिया है। फ़ौरन संबंधित को भेजा गया, संबंधित थाने वाले को, कि आप इनके पति को खबर करिए कि इनकी पत्नी यहाँ चीड़घर में उसकी लाश है, वो ले जाएं। सूचना मिलते ही मृतका के पति सुनील शंखधर भी चीड़घर आ गए, पोस्टमार्टम हाउस आ गए, और वहाँ वो रोने बिलखने लगा। दहाड़े मार मार कर उसने रोना पीटना शुरू किया। इत्तफाक ये देखिए कि उस दिन चीड़घर में एक मोटर एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट के सिलसिले में 5 दूसरे शवों का पोस्टमार्टम भी हो रहा था। सभी के परिजन, सभी के रिश्तेदार, बहुत बड़ी संख्या, अगर एक के साथ 10-10 आदमी हैं तो 50-60 आदमी चीड़घर के बाहर भीड़ लगाए हुए थे। इसी बीच में सुनील शंखधर आया और रोना शुरू किया। शंखधर की चीत्कार और उसका करुण क्रंदन देख के बाकी सब लोग अपना दुख भूल गए, चुप हो गए, उसको चुप कराने लगे और उसे सांत्वना देने लगे। पत्नी के लिए रोने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों की सहानुभूति और आश्चर्य दोनों एक साथ देखने को मिल रहा था। वहाँ जो सिपाही गए थे इसको हैंडओवर करने के लिए, उनको भी थोड़ा सा अजीब लगा जो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि साहब ये तो बड़ा दुखी है, बहुत बुरी तरह रो रहा है, और पत्नी के लिए इतना रोना थोड़ा सा असामान्य लगता है, क्योंकि चीड़घर में जिनकी ड्यूटियां लगती हैं वो बराबर ड्यूटी पे रहते हैं, वो लोगों की मानसिकता और लोगों के उससे परिचित होते हैं। खैर, उसने वहाँ से वो शव प्राप्त किया और ले जाकर अपने घर में उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार होने के तत्काल बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गांव में पहुंच गए, ग्रीन वैली जो सुभाष नगर थाने में था। और जब तक, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, पूछताछ सामान्य रूप से मानवता के हिसाब से नहीं की जाती। शक चाहे जिस पे हो, पुलिस गतिविधि पे नज़र रखती है लेकिन पूछताछ नहीं करती। इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ गए, तमाम लोगों से पूछताछ की, कोई बहुत ख़ास जानकारी कोई नहीं दे पाया। जैसे ही पुलिस पूछताछ कर रही थी, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, और भीड़ में से ही किसी एक बुज़ुर्ग ने ये बताया कि साहब बाकी तो और कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ इधर 10-15 दिन से 20 दिन से मियाँ बीवी में कुछ खटपट सी हमें लग रही थी। खैर, चूँकि अपनी अपनी बात लोग बता रहे थे, इंस्पेक्टर ने भी सुना अनसुना किया और फिर वहाँ से चले गए। पीएम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाई शार्प एज्ड वेपन, यानी अधिक रक्तस्राव धारदार हथियार से आई चोटों के कारण मृत्यु का होना बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। डॉग स्क्वाड वो सड़क और क्रॉसिंग के बीच आता जाता रहा, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि हत्या कहीं और हुई है, और बॉडी को सड़क मार्ग से किसी वाहन से लाया गया और फिर उसे वहीं झाड़ियों में फेंक दिया गया। डॉग स्क्वाड, सर्विलांस और क्राइम ब्रांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। कई दिन बाद एक बार फिर जब बार बार पूछा जाने लगा कि भाई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई ये हत्या है, और महिला की हत्या है, नौजवान महिला की हत्या है, और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इंस्पेक्टर फिर अपनी टीम लेकर मृतका के ससुराल पहुंच गए। फिर उन्होंने नए सिरे से तमाम ऐसे लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं गांव के, उनसे अलग अलग बुला के बात करनी शुरू की।
पिछली बार जिस बुज़ुर्ग ने ये बात कही थी, पहले उसका पता किया कि भीड़ में वो कौन थे। पता लगते लगते गांव छोटा सा होता है, एक दूसरे को अच्छी तरह लोग जानते हैं। तो लोगों ने बताया कि हाँ, जिन्होंने बताया था वो दरअसल मृतका के पड़ोसी ही थे। उनको बुलाया गया, वो आए और उनसे अलग से बात की इंस्पेक्टर ने। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि साहब, मैं उनका पड़ोसी हूँ, मेरी उम्र करीबन 75 से ऊपर, 75 से 80 के बीच में है, और इस लड़के की यानी सुनील शंखधर की, इसकी ये दूसरी शादी है। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, 1.5-2 साल उन्होंने अंदाज से बताया इसकी शादी हुई है। पहले बहुत सब ठीक ठाक था, लेकिन इधर 1-1.5 महीने से कुछ खटपट ज़रूर है। इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई किस तरह की खटपट है और आपको कैसे पता? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि साहब, हम बाहर बरामदे में ही वहीं सोते हैं, वहीं भीतर से बहुएँ खाना ला के दे देती हैं। खाली नहाने के समय में मैं पास में एक हैंडपंप में जाके नहा लेता हूँ। बाकी कौन उस सामने से आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसके मकान में आया निकला, बच्चों को सबको मैं नाम से जानता हूँ और सारी गतिविधि के बारे में जानकारी रहती है। तो उसने कहा कि जैसे ही शाम को सुनील आता था और जैसे ही भीतर ये घुसता था, मियाँ बीबी की कहा सुनी शुरू हो जाती थी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस तरह? बोला, साहब ये तो नहीं समझ में आता कि क्या बात हो रही है, लेकिन ये ज़रूर था कि झगड़े जैसी बात या आपस में खटपट जैसी बात, ये बात समझ में आती थी। पहले तो 2-1 दिन 4 दिन ये लगा कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, सभी जगह होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूअस, ये बराबर होता रहा। और कभी कभी बर्तन के फेंकने की भी आवाज़ आती है, ऐसा लगता था जैसे मारपीट भी हुई हो। और ये सब होने के तुरंत बाद लड़का यानी सुनील तुरंत घर से निकल जाता था और रात में कहीं और रहता था, फिर अगले दिन सुबह आता था, फिर यही सब होता था। ये पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से चल रहा है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट लगी इंस्पेक्टर को। पहली बात तो उसने कहा, मैं 10 दिन से यहाँ लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये इसकी दूसरी शादी है। या तो किसी ने गौर नहीं किया या फिर ये बात जानबूझकर गांव वालों ने छिपाई। दोनों ही स्थितियों में ये गंभीर बात है और इसकी पड़ताल किया जाना आवश्यक है। एक तो उसने ये बताया कि दूसरी शादी है, दूसरा उसने ये बताया कि ये रात में झगड़ा करने के बाद चला जाता था, रात में कहीं और रुकता था। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन सर्विलांस सेल वालों से संपर्क किया, इसका नंबर दिया और ये कहा कि ये देखिए कि पिछले 1 महीने में इसका नाइट स्टे कहाँ कहाँ रहा है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस वालों ने अगले ही दिन बता दिया कि वहाँ किस गांव में इसका नाइट स्टे होता था। इंस्पेक्टर ने यह भी पूछा कि वहाँ निकलने से पहले जिन नंबरों से बात हुई है उनके नाम पते भी दे दें, ताकि अंदाज़ लगे कि वो कहाँ जाया करता था। फिर जैसे ही उन्होंने उसका नंबर कैफ निकाल के उसका नाम पता जिसके नाम रजिस्टर्ड है और उसकी लोकेशन कंटिन्यूअस पिछले कई दिनों से रात की वहाँ मिली, पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ये पता लगा कि ये उसकी पहली पत्नी सीमा का ही गांव और सीमा का ही नंबर है। और ये भी पता लगा कि पिछले कुछ दिनों से वो उसी के घर में यानी अपने ससुराल में ही सीमा के पास रुका करता था। जैसे ही ये जानकारी हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, वैसे ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने सुनील शंखधर को बुलवाने के लिए गाड़ी भेजी और उसे थाने पर बुलवा लिया और खुद ही पूछताछ शुरू की। शुरू में वो पहले इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उसने पूछा कि तुम्हारी पहली पत्नी कहाँ है? तो फ़ौरन उसने बताया कि साहब मेरी जिससे शादी हुई थी उसका नाम सीमा था, फलां जगह रहती है। मेरे उसके संबंध कालांतर में बहुत ख़राब हो गए और फिर 2 साल पहले यानी 19 नवंबर 2018 को मैंने कंचन नाम की इस लड़की से मंदिर में शादी कर ली, जो मेरी पत्नी थी, जो मेरी पत्नी हुई बाद में, जिसकी हत्या हुई, जिसकी बॉडी मिली। मैंने कंचन से मंदिर में शादी की। ये पूछा भाई क्यों? उन्होंने कहा साहब उससे पहले वाली से यानी सीमा से मेरे संबंध इतने ख़राब हो गए थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और ये सुंदर थी और थोड़ा पढ़ी लिखी थी और काफ़ी समझदार मुझे लगी, तो मैं इसे शादी करा के घर ले आया
हम बतौर पति पत्नी एक साथ रहने लगे। लगभग 3 महीने पहले कंचन को यानी मृतका को यह जानकारी हुई कि मेरी पहली पत्नी सीमा है, और जानकारी उसे पहले थी कि मेरी पहली शादी पहले हो चुकी है, लेकिन उसको ये जानकारी हुई कि मैं अभी भी उससे संबंध रखता हूँ और उसके यहाँ आता जाता हूँ। इस बाबत उसने मुझसे पूछा कि आप कहते थे कि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आखिर उसके यहाँ क्यों जाते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं उसके यहाँ बिल्कुल नहीं जाता और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन साहब मारा किसने ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी देर तक बातचीत करते करते इंस्पेक्टर को अंदाज लग गया कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो ये छिपा रहा है, कुछ न कुछ तो ऐसा है जो ये दिक्कत कर रहा है। इसलिए उसने अपना काम शुरू किया। श्रेणीबद्ध पूछताछ इंस्पेक्टर ने शुरू की सुनील शंकधर से, और जैसे ही बहुत अच्छी वाली शुरू हुई वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया और बाकी की बात भी वो तोते की तरह बताने लगा। उसने बताया कि दरअसल सीमा से मेरे संबंध कभी खराब नहीं हुए थे, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद हम लोगों के बीच में आ गए, जिसके कारण से उसने एक दिन कसम खा ली कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, पर तुम कभी भी चाहो, तुम जब चाहो तब मेरे यहाँ आ सकते हो। मैं तुम्हारा स्वागत करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगी। किसी ऐसे की कसम खा ली जिसके लिए बार बार मनाने के बाद भी वो कसम तोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी बीच में मेरी कंचन से मुलाकात हो गई। मैं उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और एक फर्जी टाइप की शादी हमने मंदिर में कर ली, ताकि उसको ये विश्वास दिला सकूं कि वो मेरी पत्नी की तरह मेरे साथ रहेगी। उसको मैं बराबर सब जवाब दिखाता रहा कि ये घर तुम्हारा है, सब पैसा दौलत ये सब तुम्हारी है, और उसको मैं यूज़ करता रहा। लेकिन जल्दी ही गांव से ही सीमा को ये पता लग गया कि वो उसके घर एक कोई नई महिला आई हुई है। उसने विरोध किया। उसने कहा मैं वहाँ नहीं आऊँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वहाँ आकर रहने लगेगा, उसको जल्दी भगाओ। सुनील ने आगे बताया कि मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं भगा दूंगा। उसने मना किया कि नहीं मैं आऊँगी नहीं, लेकिन उसको भगा दीजिए, नहीं ये ठीक नहीं होगा। और वो अपनी कसम तोड़ने को किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। और जब सीमा को पता लगा तो वो कहती थी कंचन को, जब जो घर में रह रही थी, जब उसको पता लगा कि ये वहाँ बार बार रह रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं, गांव के लोगों ने बता दिया, तो उसने कन्फ्रंट किया। जब भी वो आता था कन्फ्रंट करती थी कि तुम अभी उसके यहाँ से आ रहे हो या कल रात उसके यहाँ रुके थे, अगर तुम सही सही नहीं बताओगे मैं थाने जाऊँगी, FIR कराऊँगी, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। शंकधर ने बताया कि मैं उसके FIR की बात से बहुत डर गया। मुझे लगा कि अगर इसने FIR करा दी तो मेरा बहुत नुकसान होगा और उससे मेरी बहुत बदनामी होगी। फिर मैं जब सीमा के यहाँ गया तो मैंने कहा तुम घर चलो, रहो, धीरे धीरे वो अपने आप ही भाग जाएगी। ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे हम लोग कि वो अपने आप चली जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारा घर पे चलना ज़रूरी है। सीमा यही इंसिस्ट करती रही कि पहले उसको भगाओ तभी आऊँगी। सुनील ने कहा कि मैं उसको भगाऊंगा, वो FIR करा देगी, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, पुलिस परेशान करेगी। जब बात का कोई हल नहीं निकला तो हम दोनों लोगों ने तय किया कि यही एक रास्ता है कि हम उसको मार दें और मारने के बाद उसकी लाश को गायब कर दें। हम दोनों ने एक राय होकर 30 अक्टूबर को मैं अपनी वैगनार गाड़ी नंबर UP 26R 7143 पर मैं और सीमा को लेके मैं उसके घर से यानी अपने ससुराल से अपने घर पहुंचा। घर के भीतर कंचन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने आवा भगत में कोई कमी नहीं की।
सीमा की आवाभगत में कतई कमी नहीं की। चाय पिलाया, नाश्ता बनाया और ये कहा कि आप लोग यहीं रुकिएगा, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। और वो सबका खाना बनाने भीतर किचन में चली गई। थोड़ी देर में पीछे पीछे सीमा यानी इसकी पहली पत्नी किचन में गई और कंचन को बालों से पकड़कर घसीट कर भीतर कमरे तक ले आई और उसे जमीन पर गिराकर लातों से, घूंसों से उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन कंचन ने तब भी कोई विरोध नहीं किया। पर थोड़ी देर में कंचन बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो सीमा भीतर से हंसिया ढूंढ कर लाई और ताबड़तोड़ उसके शरीर पर प्रहार किए। पेट में, सीने पर, सब जगह उसने प्रहार किए और बहुत बुरी तरह से प्रहार किए। थोड़ी देर बाद वो लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि अब इसमें जान नहीं बची है, लेकिन उसका फिर मन नहीं भरा। सीमा अपने बैग से, जो अपना पर्स है, उससे एक ब्लेड निकाल के लाई और उसके चेहरे पर 25-30 कट के निशान ब्लेड से उसने लगा दिए और मुझे देख के कहने लगी कि लो और खूबसूरत कर दिया, रहो इसी के साथ, मैं चलती हूँ। लेकिन फिर तब तक मैंने देखा कंचन मर चुकी थी। मैंने कहा कि ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो, सारे लोग जेल चले जाएंगे। अब अगर मारा है तो इसका इंतज़ाम भी करना होगा। सीमा और शंकरधर ने मिलकर उसको बेडशीट में लपेटा। अच्छा, उसने ये भी बताया कि जब वो लगभग मर गई, मैंने बताया सांस नहीं चल रही है, तो उसका स्ट्रॉल ले आई और उसके गले में फंदा बनाकर जोर से कस दिया कि ये चुड़ैल है, ये जिंदा हो जाएगी। लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। बेडशीट में लपेटकर अपनी वैगनार गाड़ी के पीछे डिग्गी वाले हिस्से में उसको रखकर वहाँ से ले गए और एकदम सुनसान गैनी फाटक के पास, रेलवे क्रॉसिंग के पास, एकदम सुनसान और अंधेरे में बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया। सीमा को फौरन पुलिस उसके घर से ले आई। सीमा और सुनील शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। वैगनार उसकी जो साक्ष्य को छिपाने में इस्तेमाल हुई थी बरामद कर ली गई। 20 दिसंबर 2020 को, इनको 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। एक महीने बाद 20 दिसंबर 2020 को सभी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट नंबर 218/20 संबंधित न्यायालय में सुपुर्द कर दी गई। ये घटना ऐसी है जिसमें एक नौजवान, खूबसूरत और सुशील महिला की जान अनायास चली गई। अगर गलती की विवेचना करें कि किसकी गलती थी, तो किसी एक की गलती नहीं थी, तीनों की गलती थी। सीमा की जिद, उसका अहंकार कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें हमारे पास ही आना होगा, मैं नहीं आऊँगी, मैं जहाँ रहूँगी तुम्हें वहीं आना होगा। और दूसरा, कसम खाने या कसम तोड़ने जैसी दकियानूसी विचारधारा, जो अब बीते ज़माने की बात हो गई है। बार बार उसकी दुहाई देकर घर न लौटना, क्योंकि आज तो बड़ा कॉमन है कि कसम खाई ही तोड़ने के लिए जाती है। जाने कितनी बार हम जो लोग भी जानते हैं, कसम सब ने खाई होगी 10वीं बार और 10वीं बार ही तोड़ी भी होगी। लेकिन इतनी जिद और इतना अहंकार, ये उसको जेल की सलाखों के पीछे ले गया। सुनील अपनी विलासिता के कारण जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसने अपने लिए, अपनी विलासिता के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसकी जान भी ले ली। कंचन, वैसे तो सबसे कम गलती इसी की थी, कंचन की ही थी, लेकिन फिर भी बिना पूरी बात जाने, बिना घर वालों को कॉन्फिडेंस में लिए, क्योंकि अगर घर वालों को जानकारी होती कि इस लड़के से शादी करनी है, तो घर वाले ज़रूर कुछ न कुछ पता करते और तब पता लग जाता कि हाँ, ये पहले इसकी शादी हुई है, संबंध कैसे हैं, क्या वजह है।
लेकिन बिना समझे हुए, बिना किसी के बारे में जाने हुए, किसी की झूठी सच्ची बातों में आकर उसका बहक जाना, ये उसकी गलती थी। और ये पता लग जाने के बाद भी कि पहली पत्नी जीवित है और उससे इसके अच्छे संबंध हैं, फिर भी घर में बने रहने की जिद कि अगर तुम भगाओगे तो मैं एफआईआर करूँगी, जेल भिजवाऊँगी, ये जिद, ये उसकी भी गलती थी। और हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। और अगर आपकी राय इससे इतर है, इससे अलग है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।